ये घटना किसी सुनसान जंगल में नहीं हुई। क्या उस लड़की को बचाया जा सकता था? क्या उस डॉक्टर महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज किसी ने नहीं सुनी? नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे देश में बहुत सारी बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं और जो कलकत्ता रेप केस है वो अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक केस है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम इस केस की पूरी सच्चाई को बिल्कुल साफ सुथरे और सीधे शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इस तरह की घटनाएं हमारे देश में बार बार क्यों हो रही है। पॉज कीजिए। एक अपराधी कोई छोटा मोटा अपराध करता है, उसके बाद में उसको अगर वहाँ पे सजा नहीं मिलती है, किसी प्रकार की कोई छूट मिल जाती है, तो शायद वो उससे भी बड़ा अपराध करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर में बच्चा है, वो कोई गलती कर देता है और उसको उसी टाइम उसके पेरेंट्स के द्वारा डांट फटकार लगाई जाती है, तो शायद वो दोबारा वो गलती ना करे। लेकिन अगर वहाँ पे उसको सपोर्ट मिले तो शायद वो उससे भी बड़ी गलती करे। और जब दूसरी बड़ी गलती करने पर भी किसी अपराधी को सजा नहीं मिलती, फिर से छूट मिल जाती है, तो शायद वो अब इससे भी बड़ी गलती कर सकता है। और इस केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इस केस की बिल्कुल बारीकियों को समझने के लिए हमें जो इस केस का अपराधी है संजय रॉय, उसकी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ज्यादा पीछे नहीं, हम बात कर रहे हैं 2016 की, जब ये अपराधी संजय रॉय इसी हॉस्पिटल में, जो कलकत्ता का आरजीकर हॉस्पिटल है, इसी में कुक का काम करता था। उसकी एक फैमिली थी जिसमें उसकी माँ, बहन और उसकी पत्नी के साथ वो रहता था। उसकी पत्नी के साथ उसका डाइवोर्स हो गया क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन भी पुलिस में रजिस्टर करवा रखी थी। और अब वो कुछ दिनों के लिए कहीं गायब हो जाता है क्योंकि वो एक कुक था सिंपल, तो हॉस्पिटल से उसके गायब होने का कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बना। 2019 में इसकी वापस एंट्री होती है। अब ये एक सिविक वॉलंटियर बन के आता है। सिविक वॉलंटियर बंगाल पुलिस का एक प्रोग्राम है जो सन 2012 में शुरू किया गया था। इसके तहत आम नागरिकों को पुलिस के सहायक के रूप में भर्ती किया जाता था, जो पुलिस की बहुत सारे कामों में सहायता करते थे। इनकी तनख्वाह थोड़ी होती थी, यानी 10 से 12 हजार रुपए इनकी सैलरी, प्लस में पेट्रोल वगैरह का छोटा मोटा खर्चा इनको मिलता था। वैसे तो सिविक वॉलंटियर में भर्ती होने के लिए पुलिस की तरह ही किसी भी व्यक्ति का बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उसका किसी प्रकार से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। संजय रॉय किसी तरह जुगाड़ करके सिविक वॉलंटियर में भर्ती हो जाता है। वैसे तो उसके ऊपर भी एक केस दर्ज था जो उसकी पत्नी ने किया था, लेकिन फिर भी किसी तरह जुगाड़ लगा के ये सिविक वॉलंटियर में भर्ती हो जाता है और फिर से जुगाड़ लगा के ही ये अपनी ट्रांसफर वेलफेयर सेल में करवा लेता है। यानी जो सिविक वॉलंटियर हॉस्पिटल वगैरह की देखरेख में आते हैं, उनकी सिक्योरिटी देखते हैं, ये अपनी ट्रांसफर उनमें करवा लेता है। सिविक वॉलंटियर का वेलफेयर सेल में जो ट्रांसफर करवाने का एक रीजन ये भी था कि जो हॉस्पिटल की देखरेख करते हैं वहां पे सिविक वॉलंटियर की ऊपरी कमाई हो जाती है। और जबकि संजय रॉय जुगाड़ लगाने में एक्सपर्ट था, यानी जैसे आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में कुछ सर्विस के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती है, कुछ पैसे ले दे के और वो काम जल्दी करवा देता था। अगर किसी को बेड नहीं मिल रहा हो तो वहां पे अपनी छोटी मोटी अप्रोच से ये उस मरीज को बेड दिलवाने में हेल्प करता था। इस तरह के कामों के बदले इसको पैसे मिलते थे और ऊपरी कमाई ये कर लेता था। अब ये किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आराम से आ जा सकता था, किसी भी वार्ड में जा सकता था और किसी भी मंजिल पे किसी भी समय ये जा सकता था, आ सकता था। इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। और वैसे भी इसने जो आसपास के एरिया में अपने आसपास के लोगों में एक ऐसी पहचान बना रखी थी जिससे लोग इसको एक पुलिस मानते थे। ये अपनी बाइक पे भी पुलिस लिखवा के रखता था, अपनी टी शर्ट पे भी पुलिस लिखवा के रखता था, जिससे इसका आसपास के एरिया में एक पुलिस की तरह ही दबदबा था। और इसी के चलते 2022 में इसकी दोबारा भी शादी होगी, यानी इसको फिर से एक लड़की मिल गई जिससे इसने शादी की। और अपने नेचर के हिसाब से ही इसने उस लड़की के साथ भी दुर्व्यवहार शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दी। और हद तो तब हो गई जब उसने अपनी पत्नी को उस समय पीटा जब वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। संजय रॉय ने अपनी पत्नी के पेट में भी लात और घुसे मारे, जिससे उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई और उसके बाद में उसको हॉस्पिटल में दिखाने भी नहीं ले गया। जब उस लड़की की मां ने, यानी संजय रॉय की सास ने पुलिस में कंप्लेन की तो मामला तो दर्ज हुआ, लेकिन संजय रॉय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और
और जब लड़की की माँ को लगा कि यहाँ पे आपकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है तो वो अपनी लड़की को लेकर कहीं दूर चली गई। या हम यूं कह सकते हैं कि संजय रॉय का अपनी दूसरी पत्नी के साथ भी डाइवोर्स हो गया। हालांकि बाद में उस लड़की की भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन संजय रॉय का जो नेचर रहा है बार बार महिलाओं को परेशान करना, बार बार महिलाओं के साथ छेड़खानी करना, वो अभी भी चल रहा था। हॉस्पिटल में भी संजय रॉय के खिलाफ हॉस्पिटल की जो महिला डॉक्टर थी उनके साथ बदतमीजी और बदसलूकी के भी कई मामले सामने आए, लेकिन संजय रॉय के खिलाफ कंप्लेन फिर भी नहीं हो रही थी। इसी दौरान इसी साल 2024 में ही एक महिला अपने बच्चे के साथ हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए आती है और वो संजय रॉय के संपर्क में भी आती है। संजय रॉय पहले तो उस महिला की बहुत सारी मदद करता है, दवाइयों में, उसको बेड दिलवाने में या बहुत सारे अन्य तरीकों से उसकी काफी मदद करता है। वो महिला उससे काफी खुश भी होती है, लेकिन बाद में अपने नेचर के हिसाब से संजय उसको परेशान करने लग जाता है, उसको बार बार कॉल करने लग जाता है, गंदे गंदे मैसेज भेजने लग जाता है और यहाँ तक कि उसको अपने पास बुलाने के लिए बार बार धमकी दे रहा था, परेशान कर रहा था। जब उस महिला को लगा कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो वो महिला लाल बाजार क्षेत्र पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के लिए गई। ये पुलिस स्टेशन पुलिस का हेडक्वार्टर भी था। कंप्लेन रजिस्टर हुई और इंक्वायरी भी हुई और इंक्वायरी में ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि संजय रॉय ही दोषी है। यानी उसके फोन कॉल रिकॉर्ड, उसका फोन डाटा जब चेक किया गया तो ये क्लियर हो गया था कि संजय रॉय ने ही इस महिला को काफी दिनों से परेशान कर रखा है। लेकिन कार्रवाई तो अब भी संजय रॉय पे नहीं हुई। शायद उसका काफी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था। पुलिस में बार बार कंप्लेन होने पर भी ना तो उसको सिविक वॉलंटियर पोस्ट से हटाया जा रहा था, ना उस पे किसी प्रकार की कोई कैद, जुर्माना, किसी प्रकार की कोई सजा उसको मिल रही थी। मतलब यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि जब बार बार इस तरह की घटनाएं, बार बार इस तरह के अपराध एक अपराधी कर रहा था तो पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या पुलिस इंतजार कर रही थी कि जब तक कोई मर्डर या जब तक कोई रेप या जब तक कोई दर्दनाक घटना नहीं होगी तब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे? और यहीं से संजय रॉय को ही नहीं, किसी भी छोटे मोटे अपराधी को जब बार बार छूट मिलती है तो वो बड़ा अपराध करने का एक हौसला मिल जाता है और ऐसा ही हुआ। 8 अगस्त 2024 को संजय रॉय पहले तो अपने एक दोस्त के साथ हॉस्पिटल के आसपास के एरिया में बैठ के शराब पीता है। जो उसका दोस्त था उसका भाई हॉस्पिटल में एडमिट था, इसलिए पहले वो दोनों हॉस्पिटल के आसपास बैठ के शराब पीते हैं। उसके बाद में वो सेक्स वर्कर की तलाश में एक पास में ही एक रेड लाइट एरिया होता है सोनागाची, वहां पे जाते हैं। उसका दोस्त एक सेक्स वर्कर के साथ चला जाता है और संजय रॉय वहीं पे थोड़ी देर के लिए इंतजार करता है। पुलिस इंक्वायरी में ये भी आया है कि वहां पे लगे सीसीटीवी फुटेज के अनुसार उसने वहां आसपास जा रही लड़कियों के साथ भी छेड़खानी की है, लेकिन उसकी यहाँ पे बात नहीं बनी, यहाँ पे उसकी हवस समाप्त नहीं हुई। जब उसका दोस्त वापस आया तो फिर से ये वहां से 2 से 3 किलोमीटर दूर एक और रेड लाइट एरिया में जाते हैं। वहां भी उनको इस प्रकार की कोई सेक्स सुविधा नहीं मिलती। उसके बाद में ये दोनों वापस हॉस्पिटल में आते हैं। उसका दोस्त अपने भाई से मिलने के बाद में घर चला जाता है, लेकिन संजय रॉय वहीं रुकता है और एक महिला को पैसे देके फोन पे उसके न्यूड पिक्चर मंगवाता है और बहुत सारे अडल्ट कंटेंट्स वो फोन में देखता है। इसके बाद वो फिर से शराब पीता है और जब उसकी हवानियत चरम सीमा पे पहुंच जाती है तो वो फिर से निकल पड़ता है अपना शिकार ढूंढने के लिए। अब उसे पता है कि आधी रात को शहर में या गलियों में तो आपको कोई बेबस बेसहारा लड़की नहीं मिलेगी, लेकिन उसको इतना पता है कि शायद हॉस्पिटल में जरूर मिल जाए, क्योंकि हॉस्पिटल में मरीज भी रहते हैं, नर्सेज भी रहते हैं, हॉस्पिटल में मरीजों के साथ आए हुए रिलेटिव भी रहते हैं, तो शायद उसको कोई मरीज मिल जाए, कोई बेहोशी के हालात में मिल जाए, कोई शायद नर्स मिल जाए। और हुआ भी यही, उसको शिकार मिल गई। ये जो ट्रेनी डॉक्टर थी ये 36 घंटे की लगातार कठिन ड्यूटी करने के बाद में थोड़ी सी देर आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में गई थी। जब ये सेमिनार हॉल में गई थी तब ये 3 डॉक्टर थी। 2 डॉक्टर थोड़ी देर के बाद में वापस अपनी ड्यूटी पे आ जाती है और ये जो विक्टिम डॉक्टर है ये वहीं पे सो जाती है। पुलिस को मिली सीसीटीवी फुटेज के अनुसार ये हादसा एकदम से नहीं हुआ, ना ही किसी प्रकार का कोई इत्तेफाक था कि डॉक्टर एकदम से उसको कोई ऐसी परिस्थितियों में मिल गई हो कि इस तरह का जुर्म होना स्वाभाविक था। फुटेज के अनुसार संजय रॉय लगभग आधे घंटे तक हॉस्पिटल के इस वार्ड से उस वार्ड, उस वार्ड से इस रूम में किसी न किसी को तलाश करते
करता नजर आ रहा था। यानी वो अपना शिकार ढूंढ रहा था कि कोई बेबस बेसहारा इस तरह की कंडीशन में कोई लड़की मिल जाए जिसको वो आसानी से कंट्रोल कर सके, जिसको वो अपनी हवस का शिकार बना सके। और जब वो सेमिनार हॉल में पहुंचा जो कि तीसरी मंजिल पे स्थित था, तो वहां पे उसको अपना शिकार मिल गया। और ये समय था सुबह के 4 बजे के आसपास। और उसके बाद में संजय रॉय ने डॉक्टर पे एक गहरी चोट की, गला दबाया गया, उसके मुंह पे भी हाथ रखा गया ताकि उसके चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर ना जा सके। सेमिनार हॉल में स्पीच वगैरह भी होती थी, यानी वो हॉल बिल्कुल साउंड प्रूफ था, जिस कारण उसके चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर नहीं गई। तीसरी मंजिल पर स्थित होने के कारण और सुबह के 4 बजे हुए भी थे, यानी उस समय लगभग सभी मरीज, सभी नर्सें, सभी डॉक्टर लगभग आराम कर रहे होते हैं, यानी एक शांत सा माहौल था वहाँ पे। तो उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ वहाँ पे किसी ने नहीं सुनी। पूरे 37 से 40 मिनट तक संजय रॉय इस हॉल के अंदर रहा और इस पूरी घटना को अंजाम दिया। और यही नहीं, उसके बाद में महिला डॉक्टर को इतनी बर्बरता के साथ पीट पीट के मार डाला। और उसका कॉन्फिडेंस देखिए, इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद में वो चुपचाप अपने बैरक में, जो पुलिस स्टेशन में उनको बैरक अलॉट था, वहां पे आके चुपचाप सो जाता है। यानी एक बार फिर आप इस सिचुएशन को सोच के देखिए कि अगर आम आदमी यानी आप और हम में से किसी का दिन में किसी के साथ झगड़ा हो जाता है या छोटी मोटी मारपीट हो जाती है, तो उस दिन, उस रात को हमें शायद नींद भी नहीं आती। लेकिन ये बंदा इतना बड़ा कांड करके, रेप करके और इतनी बुरी तरह से किसी का मर्डर करके आके चुपचाप सो जाता है। जब वो सेमिनार हॉल में एंट्री कर रहा था तो उसके गले में एक नेक बैंड, एक ब्लूटूथ ईयरफोन था। लेकिन जब वो इस पूरी घटना को अंजाम दे के बाहर निकला, तब उसके गले में ये नेक बैंड नहीं था। और इसी के थ्रू पुलिस ने बहुत ही आसानी से उसको पकड़ लिया। अब हम आते हैं इसी केस के दूसरे पहलू पे, यानी जब ये घटना हो गई और सुबह इस महिला डॉक्टर की जो बॉडी है वो इतने संदिग्ध हालात में हॉस्पिटल के स्टाफ को मिलती है, तो हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से जो विक्टिम लड़की है उनके माँ बाप को कॉल की जाती है और उसमें बताया जाता है कि आपकी लड़की बीमार है, उसकी तबीयत खराब है, आप जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाएं। जब उनके माँ बाप के द्वारा बार बार पूछा जाता है कि आखिर क्या बात हुई है, तो उनसे फिर झूठ बोला जाता है कि शायद आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है, आप जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाएं। अब यहाँ पे आप देखिए कि हॉस्पिटल प्रशासन क्यों झूठ बोल रहा है। यानी संजय रॉय ने जुर्म किया, ये एक अलग बात है, लेकिन जुर्म होने के बाद में हॉस्पिटल प्रशासन इस जुर्म को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा था। और जिस अर्धनगद संदिग्ध हालात में लड़की की बॉडी मिली है, उस हालात में कोई अंधा आदमी भी देख के बता सकता था ये कोई सुसाइड नहीं है, इसके साथ रेप हुआ है, बर्बरता हुई है और जानबूझ के पीट पीट के इसको मारा गया है। तो हॉस्पिटल प्रशासन लड़की के माँ बाप से बार बार झूठ क्यों बोल रहा है? क्या वो संजय रॉय को बचाने की कोशिश कर रहा है? जबकि अभी तक हॉस्पिटल प्रशासन को तो शायद ये पता भी नहीं है कि दोषी संजय रॉय नाम का एक बंदा है, तो वो फिर किसको बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या दोषी कोई और भी है? या फिर हॉस्पिटल प्रशासन ये चाहता है कि ये मामला हाईलाइट ना हो, इसको यहीं पे दबा दिया जाए, क्योंकि अगर इस पे कोई गहराई से जांच होती है, किसी प्रकार की अगर कोई सीबीआई जांच होती है, तो शायद हॉस्पिटल में किए गए और बहुत सारे कारनामे सामने ना आ जाए। जब लड़की के माँ बाप हॉस्पिटल में पहुंचे, उनको 3 से 4 घंटे तक अपनी इकलौती और मरी हुई लड़की का चेहरा भी नहीं देखने दिया। आखिर क्यों? हमारे माननीय कोर्ट ने भी सरकार को ये फटकार लगाते हुए कड़े शब्दों में कहा है कि आपने केस दर्ज करने में 12 घंटे का समय क्यों लिया और एफआईआर दर्ज होने से पहले ही बॉडी का पोस्टमार्टम कैसे कर दिया। और यहाँ पे पुलिस की कार्रवाई देखिए आप, जब उस लड़की की बॉडी का अंतिम संस्कार होना था तो उसको इतनी जल्दी से निपटाया गया कि जैसे किसी न किसी प्रकार का कोई सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। यानी जब बॉडी को शमशान घाट में ले जाया गया तो उससे पहले 3 बॉडी और थी जिनका पहले अंतिम संस्कार होना था, लेकिन उन 3 बॉडी को स्किप किया गया, हटाया गया और इस महिला डॉक्टर की बॉडी को पहले जलाया गया। और इस कारण भी वहाँ की जनता में काफ़ी रोष है। और अब हम बढ़ रहे हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ, यानी ये घटना हुई, इसके बाद में जो दोषी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन अभी भी हॉस्पिटल में प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी भी कलकत्ता की गलियों में इसके खिलाफ
रोष, आंदोलन और इस केस की सख्ताई से जांच की मांग की जा रही है। इसके बारे में भी आपको बताते हैं। अब अगर हम हॉस्पिटल प्रशासन की बात करें तो हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, यानी जिनके कंट्रोल में पूरा हॉस्पिटल है, पूरा स्टाफ है और जिनकी देखरेख में ही पूरा हॉस्पिटल चलता है, वो इससे पहले नेशनल मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट थे और वहाँ से इनको प्रमोशन करके कलकत्ता के इस एस.जी. कर मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल में उनको एज ए प्रिंसिपल नियुक्त किया जाता है सन 2021 में। संदीप घोष पे नेशनल मेडिकल कॉलेज में थे, वहाँ भी इन पे बहुत सारे एलिगेशन लगे, लेकिन वहाँ भी इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और इस हॉस्पिटल में आने के बाद में भी इन पे लगातार एलिगेशन लग रहे हैं। हॉस्पिटल के ये एक बहुत पुराने स्टाफ अख्तर अली जो डेप्यूटी कमांडेंट हैं, उन्होंने संदीप घोष पे कई प्रकार के दोष लगाए, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। संदीप घोष पे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन पार्ट्स की सप्लाई का इल्जाम है। संदीप घोष पे हॉस्पिटल में ही चल रहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और रीइनोवेशन में भी घपले होने का दोष लगाया जा रहा है और इसके साथ ही जो लड़कियों की डेड बॉडी होती है उनके साथ गंदी फिल्में बनाने का भी आरोप लगा है। और इसके बाद जो हॉस्पिटल का बायो वेस्ट मटेरियल होता है, यानी जो चीज़ें एक बार यूज होती है उसके बाद में उनको फेंक दिया जाता है या वेस्ट कर दिया जाता है, उनको रीयूज और रीसेल के आरोप भी पे लगे हैं और इन सब का एक मोटा कमीशन संदीप घोष को जाता था। 2023 में 4 से 5 इस तरह के बड़े केस संदीप घोष के खिलाफ दर्ज हुए, लेकिन अभी तक उन पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी तो अख्तर अली बार बार हमारे देश की बड़ी बड़ी एजेंसियों को इसकी शिकायत कर रहे थे, पत्र लिख रहे थे, लेकिन कार्रवाई तो फिर भी नहीं हो रही थी। और अख्तर अली ने ममता बनर्जी को भी एक पत्र लिखा, लेकिन कार्रवाई तो फिर भी नहीं हुई। इसके विपरीत अख्तर अली का ही ट्रांसफ़र कर दिया गया, जैसे अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है। और यहाँ पे सरकार की नीति देखिए, जब ये केस इतना हाईलाइट हो चुका है और ये एक नेशनल मुद्दा बन चुका है, संदीप घोष से भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। उस दौरान जब संदीप घोष अपना इस्तीफा देते हैं तो सरकार उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करती, उसको नामंजूर करती है और उनका ट्रांसफ़र उससे भी बड़े एक नेशनल मेडिकल कॉलेज में सेम पोस्ट पे कर देते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या ये सिंपल एक रेप केस है, एक मर्डर केस है, या फिर इस केस में दोषी संजय रॉय है, वहाँ की पुलिस प्रशासन है, हॉस्पिटल प्रशासन है, या सरकार है, या ये सभी दोषी हैं? आप सोच के देखिए कि कितनी मेहनत से एक डॉक्टर अपनी पढ़ाई करता है, कितना जी जान लगाना पड़ता है एक डॉक्टर बनने के लिए, और जबकि ये डॉक्टर अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस करने से सिर्फ 1 साल दूर थी, यानी 1 साल के बाद में ये एक कंप्लीट डॉक्टर बन जाती और न जाने कितनी जान ये बचाती, कितने मरीजों का ये इलाज कर पाती। यानी हम यहाँ पे अगर ये कहें कि ये सिर्फ एक जान नहीं गई है, इस एक जान के पीछे पता नहीं कितनी जानें गई हैं। ये डॉक्टर अपने माता पिता की इकलौती बच्ची थी और इनके माँ बाप ने जो टेलर का काम करते थे बहुत ही मुश्किल से इसको पढ़ाया लिखाया, इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचाया। और जब ये डॉक्टर बनने ही वाली थी, जब उनके सपने पूरे होने ही वाले थे, कि अचानक से एक दरिंदा आके उनके सारे सपने चकनाचूर कर देता है। हमारे देश में जब डॉक्टर ही सेफ नहीं है, यानी जो दूसरों की जान बचाते हैं वो खुद सेफ नहीं है, तो आम जो महिलाएं हैं, आम जो लड़कियां हैं, उनकी सुरक्षा पे भी एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। और मुझे तो यहाँ तक भी डाउट है कि जब ये केस इतना हाईलाइट हो गया है, ये एक नेशनल मुद्दा बन गया है, तब भी संजय रॉय पे शायद उतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, शायद उसको उतनी बड़ी सज़ा तो फिर भी नहीं मिलेगी जितनी उसको मिलनी चाहिए। क्योंकि इस मुद्दे को दबाने के लिए पहले पुलिस ने कोशिश की, उसके बाद में हॉस्पिटल प्रशासन भी इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहा है, और हमारे देश की कई पॉलिटिकल्स पार्टियां भी लगी हुई है कि ये मुद्दा हाईलाइट ना हो। यहाँ पे मेरा ये मानना है कि जब दोषियों को बार बार छूट दी जाती है या उनको पैरोल पे छोड़ दिया जाता है, बार बार बेल मिल जाती है, क्या इस तरह की छूट उनको मिलनी चाहिए? आप अपनी राय भी ज़रूर बताएं। हमारी बंगाल सरकार, बंगाल पुलिस ही नहीं, हमारी केंद्र सरकार और केंद्र प्रशासन से भी ये अपील है कि आप इस केस की बारीकी से छानबीन करें और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि उनको अगर फिर छूट दी गई तो शायद कल को हमें इससे भी बड़े कोई केस का सामना ना करना पड़े।
इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर हमें इस केस से मिली और जानकारियाँ मिलती हैं तो हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।